पिछले तो वो है पुत्र मेरे, कोई ना। नमस्ते हितेश जी। नमस्ते मैम। मंजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर सभी को। नमस्ते सभी को। आज तो न्यूज देखने में इतना मजा आ रहा है कि सबको आज छुट्टी कर दी सीधी क्लास को। क्यों, आज क्या हुआ? अरे बताओ बताओ भाई, क्या हुआ आज न्यूज में? आज आपने देखा नहीं क्या सुबह से? हमारे इंडिया का फिर से ये हुआ ना। क्या हुआ? अटैक पाकिस्तान में बहुत सारे ड्रोन से अटैक हुए हैं। मैं टीवी नहीं देखती, मैंने कोरोना में भी टीवी नहीं देखा। अच्छी बात है, मन मैं शांत रहता है। मैंने कोरोना में ही एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की। लोग टीवी देखते थे, जो व्हाट्सएप पे भी डालते थे ना कुछ, मैं वही ब्लॉक कर देती थी। मैं अच्छी देखती ही नहीं थी मैं कभी। मैंने अभी भी नहीं देखा, मेरा अभी भी टीवी बंद ही रहते हैं। अच्छी बात है। ये नहीं कि न्यूज में कोई प्रोग्राम ही नहीं देखती। क्या हुआ फिर वहां पे पाकिस्तान का? जो चल रहा है कई अटैक्स मतलब ड्रोन्स के अटैक हुए हैं तो वही बस कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपस में। वैसे लड़ाई ना हो तो ज्यादा अच्छा है, मगर सभी को नुकसान है। शुरुआत तो उस लोगों ने किया है ना, तो थोड़ा नहीं जवाब देना भी चाहिए। हाँ नहीं, जवाब देना चाहिए, लेकिन लड़ाई अगर ऐसी ज्यादा गई ना तो देखो दोनों साइड पे बहुत नुकसान हो सकता है। था तो थोड़ा नुकसान ही, क्या ही बोले। अभी नहीं हुई है, आपस में बात कर रहे हैं बेचारे। हाँ जी, क्या कह रहे हो बिमला जी? नेटफ्लिक्स की नई नई सीरीज नमस्ते आ रही बिमला जी। है, सारी आ रही है। बिमला जी आपका माइक नमस्ते। ऑन है, कैसे नमस्ते हैं जी, आप? नमस्ते। मैं बढ़िया। आ तो जाओ, शक्ल तो दिखा दो। बहुत दिन हो गए। आओ। और क्या, बहुत दिन हो गए, वही देखा ही नहीं सबको। नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते, क्या हाल है? बढ़िया। और सुनाओ। बढ़िया बढ़िया। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते दिनेश जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। बिमला जी बताएंगी क्या होगा अब? आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे हो, सब बहुत अच्छा। और गुरु जी का तो बात ही नहीं है भाई, गुरु जी तो एक अलग ही। नहीं, मेरा पता चलेगा एपीए जब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ज्यादा। थैंक यू।
विमला जी क्या हो रहा है पाकिस्तान का? विमला जी को आवाज नहीं जा राधे रही। राधे आप सभी को। राधे राधे मैम। राधे राधे। खुश रहिए, जो छोटे हैं वो खुश रहिए, बड़े गुरुदेव हैं वो नमस्कार। आशीर्वाद। नमस्कार आप लोगों को। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। बताइए क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। इंडिया पाकिस्तान हो रहा है सर बस। हाँ? इंडिया पाकिस्तान हो रहा है। भाई भाई हैं लोग, होना चाहिए, है ना? सही बात है सर। हाँ। लड़ने अब किससे जाए? जो पड़ोसी है उसी से लड़ेगा ना। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए चिंता नहीं करना है। और सबके लिए है, जो बोएगा वही काटेगा। ठीक है ना? बिल्कुल गुरु जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान का वही हाल है, वो जो बोएगा वो काटेगा। ठीक है। हमारी तो इच्छा ही अलग है। ठीक है ना? हम तो नहीं चाहते हैं कि कुछ करो, थोड़ा सा परिश्रम करो, बलूचिस्तान अलग हो जाए बस, और कुछ न करो। सर की ये बड़ी छोटी सी इच्छा है सर की। हाँ। हो जाएगा तो सर, ऐसा रहा तो ये भी हो जाएगा। नहीं, सर लेकिन यही होना चाहिए, क्योंकि ना हमारा अपना भविष्यवाणी है कि ना तो पाकिस्तान 47 से पहले था और ना आगे 47 के बाद होगा। ठीक है। उसकी आयु ही 100 साल की है। ठीक है। व्हाट तो व्हाट अबाउट सर मुस्लिम्स? नहीं नहीं, मुस्लिम मुस्लिम से मतलब नहीं है। बलूचिस्तान पहले से अलग था, सिंध पहले से अलग एक देश था, पीओके अलग राज्य था, प्रदेश था, या देश था, जो भी कह लो आप लोग, मतलब पूरा कश्मीर। तो इसने क्या किया कि जब पंजाब प्रांत लेकर के और एक लकीर खींचा गया कि इसके बाहर जो है या अंदर आप लोग अपने अपनी व्यवस्था बना लो। ठीक है ना? कि कौन किसके साथ रहेगा, तो एक बांग्लादेश कहाँ और पाकिस्तान कहाँ, पूरब और पश्चिम, वो दोनों पाकिस्तान हो गए। ठीक है ना? बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान में मिला लिया। बलूचिस्तान उस तरह उस समय नेपाल के जैसा होता था। जैसे अभी नेपाल को चाहे तो चाइना अपने में मिला ले, चाहे तो इंडिया अपने में मिला ले, कोई फौज वौज है ही नहीं, कोई राफेल नहीं है उसके पास। ठीक है ना? कोई S-400 नहीं है नेपाल के पास, जब मर्जी तुम उसको कब्जा कर लो। तो वैसे ही बलूचिस्तान को कब्जा कर लिया, सिंध प्रांत को कब्जा कर लिया और पाकिस्तान बना लिया। आज सिंध भी अलग होना चाहता है, बलूचिस्तान भी अलग होना चाहता है, तो बचेगा क्या? पंजाब ही ना, जो इंडिया से मिला है उसको, वो इंडिया से जो मिला उसको इंडिया वापस ले लेगा। पाकिस्तान खत्म, नक्शा खत्म। ठीक है। सर लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स तो अब मतलब भरे पड़े हैं इस टाइम पे, जो बोल रहे हैं इंडिया के लिए भी बहुत नुकसान होगा और इकोनॉमी में इशू होगा, ये सबको अगस्त के बाद बुरा टाइम है। वो ये सब जो है ना, दिनेश शर्मा जी आप अपने आप को म्यूट कीजिएगा तो। हाँ, ठीक। नुकसान तो भाई, युद्ध होगा तो नुकसान तो होगा, इसको कौन नहीं जानता। ठीक है ना? ये एस्ट्रोलॉजर पता लगा थोड़ी रहे हैं उसको, जो क्या कहते हैं, ग्रहों की गणना नहीं आती, वो आकलन करते हैं। ठीक है ना? भारत का कुछ नहीं होगा। ठीक है। पाकिस्तान की हालत और खराब हो जाएगी। अभी तो 2 ही दिन हुआ, उसके रडार सिस्टम ध्वस्त हो गए, उसका एयर डिफेंस ध्वस्त हो गया, और 9 ठिकाने जो उड़े वो तो अलग है। ठीक है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान से ना 71 में तो लड़ लिया,
लेकिन 2025 में वो 10 दिन भी भारत के सामने नहीं टिक सकता, ठीक है। क्योंकि आप स्वयं समझो, एक छोटा मोटा ना केस हो जाता है आपके ऊपर, कोई सा भी पड़ोसी का जमीन वमीन का केस हो जाता है, आप कोर्ट कचहरी चले जाते हो, आपका पैसा लगना शुरू हो जाता है, आप परेशान होते हो। जब इंडिया से युद्ध लड़ेगा तो फाइटर जेट उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा, मिसाइल दागेगा कि नहीं दागेगा, इसके लिए पैसा चाहिए ना, कहाँ से पैसा लाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान का और कमजोर होने का मेन कारण उसकी अर्थव्यवस्था भी है। कोई भी देश अपने अर्थव्यवस्था से ही मजबूत होता है। आज चाइना दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है अमेरिका के बाद, लेकिन फिर भी अमेरिका पर हावी क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका मतलब है कि चाइना की आबादी बहुत है रख दो तो सुबह ही और खा लेगा। अमेरिका की आबादी उतनी नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम अमेरिका का बहुत अधिक है, ठीक है। तो इसीलिए जो है सो वो हावी नहीं हो पाता। नहीं तो चाइना तो रोज ही विश्व का जो है सो सम्राट बनना चाहता है, चक्रवर्ती बनना चाहता है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। तो सामर्थ्य के ऊपर है सब बात। तो आज भारत सामर्थ्यवान है। जे भारत को तो चाइना से भी ज्यादा सामर्थ्यवान होना चाहिए, लेकिन कुछ हमारे पॉलिटिकल विल के कारण हम लोग थोड़ा पिछड़े रह गए। भारत युद्ध नहीं चाहता, रियल अगर फैक्ट पूछो तो भारत के पास क्षमता बहुत है, लेकिन युद्ध नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि युद्ध करेगा तो आर्थिक नुकसान भारत को भी होगा, और भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो गति पे ब्रेक लगेगा। इसीलिए चाहता है कि ठीक है, 9 ठिकाने मारे, 9-10 और मार दो, बाकी फिर शांत हो जाओ, फिर उसको पनपने दो, ठीक है ना। आप लोग देखते हो ना, बरसात के बाद पेड़ों की छटाई होती है ना, फिर अगले बरसात में पेड़ पनपेगा, फिर उसकी छटाई होगी। तो वही काम करना है इंडिया को, बाकी और कुछ करने की जरूरत है नहीं। कर लेंगे अपने, कभी तो आ ही जाएगा बाबा जी, हिंदू जी कुछ बोलना चाह रही हैं? सर। गलती से अनम्यूट हो। अच्छा, कोई बात। सर आप आपको लोग ऐसा लगता है कि मतलब अभी जैसे कह रहे हैं, सब लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 2-2.5 साल विश्व युद्ध हो जाएगा, लाना फलाना, मतलब ऐसी चीज, ना विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। और 3 साल में तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, मतलब कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। हाँ, जो भी लोग बोल रहे हैं अच्छी बात है, तो उसको तो ये भी सोचना चाहिए, जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे? हम भी खत्म हो जाएंगे। तो क्यों इतना पैसा कमाने पे जोर डाले हुए यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, गलत सब बात बोल करके लोगों को भ्रमित कर रहे हो? भगवान का नाम लो, ताकि कम से कम स्वर्ग में जगह मिले, यस पृथ्वी पर सर। से खत्म हो। भ्रमित तो वो सब बहुत बात, कर रहे हैं, बहुत लोग, मतलब प्रोपगंडा जो है ना, ज्योतिषियों से बड़ा आजकल कोई प्रोपगंडा नहीं चलाता, ठीक है। इसीलिए इससे बचने की जरूरत है। अभी विश्व युद्ध नहीं हो रहा है, यूक्रेन रशिया शांत हो जाएगा, भारत पाकिस्तान भी शांत हो जाएगा, चाइना ताइवान शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलती से भारत पाकिस्तान बीच में आ गया, नहीं तो 2-4 महीने के बाद चाइना ताइवान शुरू होने वाला था। अब जितना लेट हो जाए, क्योंकि पूरे विश्व को अमेरिका से ही दृष्टि है ना, वो शनि है, वो जिसको देखेगा उसको खाएगा ही, ठीक है ना। तो रसिया तो बहुत पीछे चला गया अब। तो अब रसिया विश्व में श्रेष्ठ बनने का प्रयास नहीं करेगा। बचा है चाइना, चाइना को लड़ाएगा ताइवान से, और 1-2 साल लपेट देगा उसको भी। तो 1-2 साल में चाइना भी बर्बाद हो जाएगा, फिर अमेरिका ही रहेगा, ठीक है ना। तो अभी जो है सर्वशक्तिमान अमेरिका ही रहेगा। और अभी जो छुटपुट लड़ाई देख रहे हैं, वो इसी की लड़ाई है कि कौन सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र बन के उभरेगा। और मार्केट में दूसरी लड़ाई है कि करेंसी कौन सी चलेगी।
डॉलर नहीं चलने देना चाहता। कौन? रसिया, चाइना, बहुत ऐसे कंट्री हैं जो कहता है डॉलर नहीं, क्योंकि सब जगह डॉलर में काम होता है तो डॉलर का कमीशन मिल जाता है, अमेरिका ऐसे ही राजा बन जाता है। ठीक है ना? तो डॉलर के अगेंस्ट कोई रुपया बाजार में लाना चाहता है। ठीक है ना? इसीलिए आप लोग देखते होंगे कई छोटे छोटे देश हैं जो बिटकॉइन चला चुके हैं। ठीक है ना? तो क्या आगे चल करके डॉलर के जगह पे बिटकॉइन हो जाएगा क्या? हो सकता है, कोई किसी का, लेकिन नहीं, अभी ये सब लंबी दूरी है, हम लोग अपने जीवन काल में शायद देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। सर एक चीज और, हिंदू मुस्लिम खत्म होगा या हिंदू मुस्लिम में भी बहुत ज्यादा? नहीं, मुस्लिम खत्म कैसे होगा? 57 देश में मुस्लिम है और वो खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और नहीं मतलब जैसे कंट्रोवर्सी है इतनी ज्यादा कि मुस्लिम ओवर पावर कर देंगे इतनी जनरेशन। कहाँ? इंडिया को? हाँ इंडिया में। जब मुगल काल में नहीं कर पाए तो अब कब करेंगे? मुगल काल में भी हिंदू बचे रह गए, तो अब नहीं संभव है। ठीक है ना? थैंक यू सर। हाँ, अब नहीं संभव है। पर जब मुगल काल में लोग बचे रह गए, जहां भी रहे, बाकी इंडिया में तो 90% जो मुस्लिम है वो टर्नअप है, वो हिंदू से मुसलमान बना है। तो उसके बाद अब जो है सो वो चाहेगा कि हम यहाँ जो है सो अपना, तो ये संभव नहीं है। अच्छा ना, इसमें ना हमारा आपका और मोदी जी का कोई काम नहीं। गीता में लिखता है कि प्रकृति सबको अपने आप ठीक कर लेती है। ठीक है ना? जहाँ जरूरत है वहां बम गिरवा देती है। ठीक है ना? जहाँ जरूरत नहीं है आज मुस्लिम का पूरा वर्ल्ड होता, पूरा वर्ल्ड मुसलमानों का ही होता, आप ये मान करके चलो, यदि मुसलमान में शिया सुन्नी नहीं होता। ठीक है? तो ईश्वर की मर्जी देखो, एक को शिया बना दिया है, दूसरे को सुन्नी बना दिया, जबकि शिया मुट्ठी भर है, बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि जो भी शिया है वो चाहता है कि चलो हटो, कन्वर्ट होके सुन्नी बन जाओ, यहाँ से वहां गए हम सुन्नी है, बस ठीक है, हो गया, क्या दिक्कत है? तो शिया सुन्नी होने के कारण बहुत बड़ा राहत है कि पूरा वर्ल्ड जो है अपने अपने धर्मों को मान रहा है। और ये जितने भी धर्म हैं, बुद्धिस्ट और हिंदू को छोड़ करके, वो सारे धर्म जो है यहूदी से ही निकला हुआ है। ठीक है? चाहे इस्लाम है वो भी यहूदी से निकला है, क्रिश्चियनिटी है वो भी यहूदी से ही निकला हुआ है। ठीक है? क्योंकि यहूदी में एक अपनी परंपरा रही, वो कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाता है। हम हैं, हमें छेड़ो नहीं, हम अपने आप पे टिके रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि जर्मनी में हिटलर ने लाखों लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल करके मार डाला। ठीक है ना? और आज पूरे दुनिया में 1 करोड़ यहूदी नहीं है। इंसान ने कहा कि आप तो कह रहे हो ना कि मैं नगर दिखा कर ले आऊंगा, नगर वही दिखाएगा जो पहले देखा होगा। मैं कह दूं कि देवगली घुमाऊंगा, जब मैं घूमा रहूंगा। अविनाश जी का वॉइस था। ठीक है। चलिए, तो मेरा यही कहना है, अब मैं क्या कह रहा था भूल ही गए। तो अपने पढ़ाई लिखाई पे ही चलते हैं। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों के ऊपर कोई परेशानी आने वाला है, नहीं, सब अपने अपने में आगे बढ़ेंगे। सब मकान खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, फल खरीदेंगे, खाएंगे पिएंगे, पूरा हम लोग ऐश मौज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस सर आपका आशीर्वाद मिल गया, अब तो जरूर ना करेंगे। ना, हमारा तो आशीर्वाद है ही। ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत जो डरने की जरूरत है ना, उसको डरने की, जैसे अंबाला कैंट, उसके जो आसपास सिविलियंस है ना,
वो कैंट पे हमला करेगा तो हो सकता है कि एक बम सिविलियंस पे गिर जाए। ये छुटपुट हो सकता है। जैसे कि अभी उन लोगों का टारगेट क्या होता है कि अगर सिविलियंस को मारोगे ना तो इंडिया ना हाथ खड़े कर देगा। इसीलिए वो जो जम्मू कश्मीर में, जो दक्षिण जम्मू कश्मीर है, वहाँ बॉर्डर एरिया है, वहां पे वो ना सिविलियंस के गांव को टारगेट करते हैं, फौज के कैंप को टारगेट नहीं करते। ठीक है ना। और अपना जो फौजी है वो फौज को टारगेट करता है, वो पीओके के लोगों को टारगेट नहीं करता। 15 लोग मर गए या 16 लोग मर गए जो न्यूज में आ रहा है जम्मू कश्मीर में, उन लोगों के हैवी सेलिंग की वजह से, उसका कारण है कि वो फौज पे टारगेट ही नहीं करते, पब्लिक पे टारगेट करते हैं। और कम से कम 50 सैनिक मरे होंगे पाकिस्तान के, इतने बंकर उड़ाए हैं इंडिया ने। लेकिन वो तो कभी गच्छेगा नहीं कि हमारे इतने मर गए। ठीक है ना। अच्छा है, मरो गिनो मत। ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे गिन के, बस ऐसे ही जाते रहो। तो आगे बढ़ते हैं। और घर फूटे गंवार लूटे। ठीक है ना। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर घर फूट जाता है, आपस में दो भाई अलग हो गया, तो जो गंवार है, जिसको अकल नहीं, वो भी लूट के कुछ न कुछ ले जाता है। तो यही है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि विदेश में नौकरी, और पिछला क्लास इसी पे खत्म हुआ था। 21 मिनट तक हम लोग भारत पाकिस्तान पे चर्चा कर ली, अच्छी बात। तो विदेश में नौकरी करने जाएं लेकिन पाकिस्तान न जाएं। ठीक है ना। उसका योग न बने। ठीक। तो तो उस पे यदि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो कीजिए, नहीं तो थोड़ा आगे बढ़ जाए। चलिए, कोई प्रश्न नहीं। सर एक मेरा प्रश्न है। सर हाँ, एक बार बोलिए। थोड़ा सा हमें पैटर्न सिखा, सर एक पैटर्न सिखा दीजिए कि किस तरीके से स्टार्ट करके किस तरीके से किसी कुंडली को चेक करना है और किस तरीके से प्रिडिक्ट करना है। आप अच्छा, अपना वो पढ़ा वो लीजिए। वो आज आज थोड़ा समय वेस्ट कर लिया है। ठीक, ओके, अब सॉरी। समय वेस्ट ना करें, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है ठीक सर। है। आप लोग विद्वान लोग हो भाई। आप लोग को जरूरत नहीं है पैटर्न की, आप लोगों को आता है। आप मानने के लिए तैयार नहीं हो कि आप विद्वान हो। आज आप चले जाओ 10 ज्योतिषियों के पास, और गारंटी ले लो कि वो 10 ज्योतिष आपसे नीचे होगा। अब फालतू बोल बोल करके जो ऊपर हो जाए। ठीक है ना। वचनम किम दरिद्रता, बोलने में क्यों दरिद्रता लाए। लेकिन आपके आपको जितना ज्ञान मिल चुका है या आप जितना ज्ञान ले चुके हो, उसके आधार पे आप अगर 10 से मिलोगे तो 10 का 10 आपसे पीछे रहेगा। आप सोचोगे कि मैं क्या मानता हूं अपने आप को, तो मैं तो अपने आप को ज्योतिष मानता ही नहीं। एक शिक्षक मानता हूं कि मैं एक शिक्षक हूं, ज्योतिष थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूं, बस। तो ये दसम है, इसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। और दसम का ये त्रिकोण है, ये हम लोगों ने पहले ही समझ लिया। पहली नौकरी के लिए हम इस विषय को ही समझते हैं, ये हम लोग जानते हैं। अब ये भी हम लोग जान चुके हैं कि भाई हमको नौकरी में प्रॉब्लम आएगा, क्यों आएगा। हमको व्यापार में प्रॉब्लम आएगा, क्यों आएगा। तो ऐसे कई बातों को हम लोग जान चुके हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि
नौकरी विदेश में करना है तो हाँ थोड़े साहब, दिनों सुबह क्या के बोल लिए रही है, यदि मेरी नौकरी क्लास है करना वो। है तब हमको क्या देखने की जरूरत है? तीसरे भाव को देखने की जरूरत है। और यदि ज्यादा दिनों के लिए नौकरी करना है, आप लोगों में चल से रही है। कोई अनम्यूट हाँ हो गए 9:30 हैं, तक हो जाएगी। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कई अच्छा बार अच्छा, आपको। ओके ओके। हाँ हाँ बिल्कुल बिठा दो। तो लवीश पुरोहित है, लवीश हाँ। पुरोहित। चलिए, अच्छा है कि आपने म्यूट कर लिया। सर एक बात कहना चाहूंगी, आपके पास भी एक म्यूट ऑल का ऑप्शन होता है जिससे आप अब मैं सबको किसको म्यूट। ढूंढ ढूंढ करके करता हूँ मैं? नहीं नहीं, एक म्यूट एवरीवन वाला ऑप्शन भी होता है, वो आप पता करिए, होता है इसमें। वो आप कर अच्छा लेंगे तो सभी म्यूट हो जाएंगे। अब फिर पूछेंगे आप लोगों से, तब क्या करना पड़ेगा? आप लोगों से प्रश्न पूछते हैं या आप हमसे प्रश्न पूछते हो, तो फिर क्या करें? सर इसीलिए जो अपना। बटन दबाते हैं वही बटन वापस वो कर दीजिएगा, हो जाएगा, वो फिर अच्छा अनम्यूट ठीक, कर लेगा। पूछ लेंगे किसी से। चलिए, तो और दशम का ये वाला स्थान, ये जो है सप्तम है, ये भोग हो गया। हम लोगों ने करियर को कई तरीके से पढ़ा, समझा, और प्रयास किया कि ये वाला 11वां स्थान है, ये जीवन में कभी कभी ऐसा परिवर्तन देता है कि हम लोग अपेक्षा भी नहीं करते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल यू टर्न करा देता है। तो इसमें बैठे ग्रह, इसको देखने वाले ग्रह या इसके स्वामी की अंतर्दशा में ये संभव होता है। ये भी हम लोग जानते हैं। ये वाला जो एकादश है, ये यहां लग्न से तो एकादश है, लेकिन इस भाव से सेकेंड है। तो जो कर्म करने पर हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, उसके लिए 11th हम देखते हैं, और यहां से अर्थ प्राप्त करते हैं और यहीं से खर्च कर देते हैं, व्यय कर देते हैं। ठीक। और ये हमारा धर्म का स्थान है। कर्म से पहले धर्म आकर के बता जाता है कि आपको किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। ठीक है। तो जीवन का जो 40 साल है, वो इसी 1 2 3 4, ये 4 स्थानों पर ज्यादा टिका हुआ है। ठीक है। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। पिता का महत्व बहुत है। अच्छा ना, अब थोड़ा कम हो गया। अब पिता के साथ साथ माता का भी महत्व हो गया, क्योंकि माता भी अर्निंग है। एक इंग्लैंड में एक लड़की थी, इंडियन मूल की थी, उसने शादी किया। तो जो लड़की थी वो पंजाबी थी और जो लड़का था वो क्रिश्चियन था। ठीक है, शादी कर लिया, उसके एक बच्चे हुए। ठीक है ना? अब दोनों का मत आता। तो हिंदुस्तानी कल्चर में क्या है कि पुरुष घर के सारे खर्च को देखता है। ठीक है ना? और सोचता है कि अगर स्त्री कमा रही है तो वो सेविंग हो जाए।
लेकिन वहां उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग सारे खर्च में ना आधा आधा डालते हैं। मतलब बच्चे का शर्ट यदि हस्बैंड खरीद रहा है तो पैंट जो है वो मम्मी खरीद रही है। बात समझिएगा, ठीक है। मतलब बच्चे के ऊपर भी जो लायबिलिटी माता पिता पर है वो भी आधा आधा बांट लेते हैं। कहते हैं वहां अकेले बच्चा को लालन पालन करना, अच्छे जगह पे पढ़ाना, अच्छी तरह से रखना एक आदमी के कमाई से मुश्किल है, बताओ। और इंडिया में जो है ना, बच्चे पैदा करना जरूरी है, कमाना नहीं है, ठीक है ना। वो सरकार समझे कि कैसे इसका लालन पालन करना है। तो आप लोग जानते होंगे कि वो आंगनबाड़ी केंद्र भी है, वहां भी पोषाहार मिलता है, बच्चे को खेल कूद का सामान मिलता है। भारत कुपोषण में 100 नंबर से आगे है, उसके लिए प्रयास करते रहता है। मतलब वो सरकार की जिम्मेदारी है। और लंदन जैसे शहर में आप एक बच्चा पैदा करते हो, कहते हो अकेले कमाई पे हम इसका लालन पालन नहीं कर पाते हैं। बाद में का डिवोर्स हो गया, अब बाद में क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। अब वो अकेले पाल रही है या दोनों मिल के पाल रहा है, या एलिमनी मिला है उससे उसका भरण पोषण हो रहा है। तो संसार में सबसे अच्छा तो हमारा ही है, भारत ही है। तो ये धर्म है कि हमको ये बताता है, और हमारे सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पैसा कमाना अर्थात अर्थ जमा करना वो धार्मिक रूप से जायज है, ठीक है ना। जिसको जितना अवसर प्राप्त हो वो उतना धन जमा करें ताकि लोगों की सेवा ज्यादा हो सके। आप में से कई लोग होंगे जिनके पास घर में नौकर होगा, चाकर होगा, ड्राइवर होगा, माली होगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है ना। कई लोग होंगे जो अपने से ही काम कर लेते हैं, गाड़ी भी अपने चला लेते हैं, फूल गमले भी अपने से हैंडल कर लेते हैं, घर का खाना पीना भी बना लेते हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे, ठीक है। लेकिन जिसके पास पैसा है, जो ड्राइवर भी रखा, माली भी रखा, कुक भी रखा, तो उसने 3-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, वो आपसे ज्यादा धर्म कर रहा है। आप सोच रहे हो कि हम भगवान को भज लिए तो धर्म हो गया, नहीं। अंबानी गरीब क्यों नहीं होता? क्योंकि वो टैक्स में इतना पैसा देता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट उससे बहुत सारा वेलफेयर का काम करता है। और यहाँ हमारे धर्म के लिए कहा गया है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, कि परोपकार करोगे तो पुण्य होगा और दूसरे को पीड़ा पहुंचाओगे तो पाप होगा। तो बिना कहे वो पुण्य का काम करता है। अगर मैं मान लिया जाए कि मैं 2.5-3 लाख रुपया ही टैक्स भर देता हूं गवर्नमेंट को, तो उस 3 लाख रुपए में से 30,000 रुपया तो होगा ना जो कभी सैनिक के काम आएगा, कभी किसी गरीब के काम आएगा जो ये चावल बांटता है, पोषण आहार बांटता है, मिड डे मील स्कूल में चलाता है। कहीं ना कहीं तो लगता होगा ना पैसा, कहीं हॉस्पिटल बनता है, कहीं सड़क बनता है, कहीं तो हमारे पैसे का उपयोग होता होगा ना। तो उतना लाभ हमको भी मिलेगा। और हम अगर डायरेक्ट दान भी करते हैं तो उसका भी लाभ हमको मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि टैक्स अगर आपके पास है तो आप दो, ठीक है ना। 100% नहीं देने का मन है, मत दो, लेकिन टैक्स दो। उससे वेलफेयर का काम होता है और देश चलता है, इसीलिए वो देना चाहिए। आप अगर सोचते हो कि हम 100% टैक्स चोरी कर लें तो गलत, कुछ ना कुछ दो, उससे कुछ ना कुछ वेलफेयर का काम होगा और आपका भी जीवन में बरकत होगा। ये 3 भाव विशेष रूप से, वैसे तो हम इसको लेकर के यहाँ तक चलते हैं, ये 3 भाव अर्न करने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। और इसी 3 भाव का विशेष महत्व है। और हमको यदि ये 3 भाव देखने के लिए आ गया
तो हम किसी का भी मैक्सिमम प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। मैक्सिमम प्रश्नों का उत्तर का मतलब आप समझ ही गए, शादी, करियर, यही 2 मैक्सिमम प्रश्न है, ठीक है ना। और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रश्न है करियर। करियर अच्छा होगा तो शादी भी होगा, शादी होगा तो बच्चा भी होगा। करियर नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, वो 45 साल का हो गया, उसकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है ना। जमाना बदल गया है। पहले लोग सोचता था 5 बीघा जमीन है, इसको लड़की दे दो। अब 5 बीघा जमीन है, इसको लड़की मत दो, ये काम करता है कि नहीं, 25-30 हजार रुपए भी महीने कमा रहा है तो लड़की दे दो, ठीक है ना। हमारे पहले गांव में एक आध लोगों की शादी बंगाल में करा दी गई, जिनका शादी नहीं होता था, ठीक है ना। लेकिन अब बंगाल में भी लड़की नहीं मिलती। तो हमारे गांव में, हमारे बिरादरी में, ब्राह्मण बिरादरी में 3-4 ऐसे हो गए जिसकी शादी ही नहीं हुई, और उसका उम्र अब 45-50 के बीच हो रहा है। अब क्या होगा शादी, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये आज नहीं तो कल भारत की एक समस्या बनेगी। विदेश में तो ये समस्या है, भारत में भी ये समस्या बनेगी। विदेश में समस्या क्यों है ये नहीं पता, लेकिन भारत में इसलिए समस्या है कि वो कुछ करता नहीं है, वो अपना ही भरण पालन नहीं कर पाता, तो बीवी बच्चे का भरण पालन कहाँ से कर पाएगा, इसीलिए उसकी शादी नहीं। तो चलिए, अगर हमारा ये तीनों स्थान अच्छा है तो हमारी शादी भी होगी, संतान भी होगा, सृष्टि भी आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसका संबंध जो है ना, हर भाव से अपना अपना तरीके से हो जाता। एक प्रश्न आता है कि पार्टनरशिप में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पार्टनर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। आप लोगों को पढ़ाया मैंने? नहीं सर। नहीं पढ़ाया है, अच्छा है। आजकल क्या करते हैं, बड़े बड़े ज्योतिष लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं, दोनों की पत्रिका लेते हैं, अष्टकूट गुण मिलान कर देते हैं। जैसे मियाँ बीवी की पत्रिका मिलाते हैं ना, वैसे मिला करके कहते हैं नहीं अच्छा गुण मिल रहा है, करो। कई बार मेरे पास लोग आए कि सर ऐसे ऐसे मिलाया, और तो जो बिजनेस पार्टनर हैं उसको यदि पत्नी के तरह गुण मिला दिया जाए और कह दिया जाए कि हाँ पार्टनरशिप में काम करो, तो बड़ा मुश्किल काम है, समझना ही मुश्किल है, ठीक है। पत्नी के साथ हमारा ना इमोशनल रिलेशन होता है, ठीक है। हम भावनात्मक रूप से उससे जुड़े रहते हैं, और पार्टनर के साथ हम भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते हैं, उससे प्रैक्टिकल में जुड़े होते। आधा पूंजी आप लाओ, आधा हम लाएंगे, ये गुडविल तुम्हारा, ये गुडविल हमारा, सब जमा करते हैं, काम करते हैं, आधा आपका आधा हमारा, या जितने का जो परसेंटेज रखते हैं वो। 100-200 करोड़ तक पार्टनरशिप लोग पूछता है, 200 करोड़ के बाद नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि फिर पार्टनर काम ही नहीं करता। पार्टनर काम करता मतलब, मेरे पास यदि 200 करोड़ का बिजनेस है, तो हमारा बिजनेस देखने के लिए 200 करोड़ से ऊपर का यदि बिजनेस है, तो हमारा बिजनेस देखने के लिए हमारा मैनेजर है। हम नहीं देख रहे हैं उस बिजनेस को, पार्टनर भी नहीं देख रहा है, ठीक है ना। तो पार्टनर भी गया अपना 1-2 घंटा ऑफिस में रहा, हम भी गए 1-2 घंटा ऑफिस में रहे। काम कौन कर रहा है? वर्कर कर रहा है। मैनेज कौन कर रहा है? मैनेजर कर रहा है। चल रहा है काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 2 आदमी मिलकर रुपया लगाए, 5-5 करोड़ रुपया लगाया और प्रॉपर्टी का काम शुरू कर लिया, रोज सुबह शाम लड़ाई होती कि तुमने ये वाले पैसे निकाल के अपने बेटे को फीस भर दिया, अब बताओ इस महीने इसको कहाँ से पेमेंट देंगे, पैसे घर से लाके जमा करो, ठीक है ना। तो
उसके लिए जरूरत क्या है कि यदि आप पार्टनरशिप का स्थान ही 7वां है, ठीक है ना, और जब आप प्रश्न लग्न पढ़िएगा तो ये दुश्मन का भी स्थान है, और पति पत्नी आपस में दुश्मन ही होते हैं, कोई मित्र नहीं होता, समझ गए ना। 90% जो है, कुछ बोलो जमीन बात, जब बात जमीन पे नहीं जाएगा, वो रास्ते में ही पकड़ लिया जाएगा और फिर झगड़ लिया जाएगा, कोई बात नहीं। तो पार्टनर का स्थान ये है, ये स्थान शुभ प्रभाव में होना चाहिए, ये तो साधारण ज्ञान है, ये जान लेना चाहिए। लेकिन विशेष ज्ञान क्या है जानते हैं? दशा। दशा अच्छी होनी चाहिए। अब हम किसी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए जा रहे हैं, पता चल रहा है आगे मेरा टाइम ही खराब है, आज जितना रुपया उधर पूंजी लगाएं, कल कोई जरूरत पड़ गई हमें घर में पैसे की, अब हम पार्टनर को रोज सुबह इसीलिए ऑफिस चले जाते हैं कि पैसा मांगना है। और दशा यदि दोनों की अच्छी है, कोई नहीं रोक रहा है, काम चल रहा है, पैसा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम कब आता है? जब पैसा आना बंद हो जाता है। जब तक पैसा आता है तब तक दोनों पार्टनर खुश है, उसको मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन पैसा आना बंद हुआ, उसी दिन सोचता है कि हमारा पैसा निकल जाए, और यहाँ प्रॉब्लम होती है। तो पैसा आना कब बंद नहीं होगा? जब हमारी दशा अच्छी होगी। तो जिस दिन हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, उसके बाद की दशा दोनों पार्टनर की चेक कर लेनी चाहिए। अगर दोनों की दशा अच्छी है तो करने दो काम। दोनों में से किसी एक की दशा खराब है तो उसको बोलो ये पार्टनर तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, दूसरा पार्टनर ढूंढो। जिसकी दशा अच्छी है उसको आप बोलो ये सूटेबल नहीं है, आप दूसरा पार्टनर ढूंढो, ठीक है। तो पार्टनर अच्छा होना चाहिए या अच्छा नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको ये जरूरी है, ठीक है। तो यहां समझ में आया। और थोड़ा सा हमारा आपस में यहां से मेल भी होना चाहिए, विचार भी मिलने चाहिए, ठीक है ना। एक पूरब खींचेगा दूसरा पश्चिम खींचेगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, इसीलिए विचारों का मिलना जरूरी है। विचार कब मिलेंगे? जब चंद्र राशि आपस में मित्र होंगे। इसका मतलब है कि ग्रह मैत्री। अगर आपका चंद्रमा गुरु का है तो उसका चंद्रमा मंगल का होना चाहिए, आपका चंद्रमा शुक्र का है तो उसका चंद्रमा शनि बुध का होना चाहिए। तब इसको हम ग्रह बोल देंगे कि पार्टनरशिप कर लो। ये तो हो गई बात। अब हम काम करने के लिए जा रहे हैं, हम पार्टनर नहीं रख रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं ऋण। कर्ज मिल जाए। काम कितने का है? 5 करोड़ का। मेरे पास कितना है? 1 करोड़। कर्ज कितना चाहिए? 4 करोड़। बात को समझिएगा। कौन बेवकूफ बैंकर ऐसा है जो आपके 1 करोड़ के पूंजी पे 4 करोड़ कर्ज दे देगा? नहीं है। तो यहाँ सरकार का स्कीम काम करता है, ठीक है ना। या आप वो स्टार्टअप के अंदर ले लो, स्टैंड अप के अंदर ले लो, ठीक है ना। ये वाला उद्योग लगाओगे तो इसमें 35% सब्सिडी मिल रहा है, उसके आधार पे ले लो। तो उसके लिए भी दशा ही देखना है। और दशा में ये दोनों, ये धन हो गया और ये ऋण हो गया। अगर इस दोनों का इंतजाम हो गया तो काम हो जाएगा। तो दशा आपको छठे में बैठे ग्रह, छठे को देखने वाले ग्रह, छठे हिस्से का स्वामी, दूसरे में बैठे ग्रह, दूसरे को देखने वाले ग्रह, दूसरे का स्वामी। यदि इसकी दशा है तो आप
ये मान करके चलो कि आपको ऋण मिल जाएगा, धन आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। सरकारी स्कीम का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये दशा के बाद ब्रैकेट में सूर्य लिख देते हैं। सूर्य यदि बलवान है तो आपको सरकारी स्कीम से भी पैसा मिल सकता है, गवर्नमेंट आपको मदद कर देगी, ठीक है ना, कि आप ये वाला काम शुरू करो, 35 लाख रुपया लगता है, पैसा हम दे रहे हैं, आप अपना कहाँ काम शुरू करोगे, वो सिविल स्ट्रक्चर खड़ा करो, पैसा हम दे रहे हैं, और इस पे तुमको 25% 30% सब्सिडी भी दे रहे हैं। सब्सिडी गवर्नमेंट क्यों देती है? क्योंकि अगर एक यूनिट खड़ा होगा वहां 20 लोग काम करेंगे, तो 20 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अगर हम 35 लाख में 10 लाख रुपया सब्सिडी भी दे दिए तो उतना तो रोजगार मिल जाएगा, और जिसको रोजगार मिलेगा उसको पैसा मिलेगा, और जिसको पैसा मिलेगा वो नमक तेल हल्दी खरीदेगा, और नमक तेल हल्दी खरीदेगा तो हम उस पर टैक्स लेंगे। आपको यदि कहीं से 10,000 रुपया तनख्वाह मिल रहा है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिला करके गवर्नमेंट आपसे 50% ले लेता है। समझ गए ना? आप लोग जोड़ के देखिएगा, अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो तो 50 रुपया सरकार का है, चाहे आप बोलो डायरेक्ट ले लो या इनडायरेक्ट ले लो। भारत में भिखारी भी टैक्स पे करता है, ठीक है ना, आप लोग समझो। अगर वो एक आटा का पैकेट खरीद के लाता है उस पर भी टैक्स, एक नमक की थैली खरीद के लाता है उस पर भी टैक्स, एक दूध की थैली खरीद के लाता है उस पर भी टैक्स, अगर वो बीड़ी पीता है तो उस पर भी टैक्स, ठीक है ना। तो ये टैक्स देता है ना। भिखारी भी अगर सामान खरीद के लाया, वो आपको इनकम टैक्स नहीं देता है, लेकिन जीएसटी दे रहा है किसी न किसी रूप में, आप वसूल रहे हो उससे। कोई बिजनेसमैन अपने जेब से जीएसटी देता है क्या? जीएसटी पब्लिक से वसूल के देता है। तो किसी पे आप 5% लगाए हो, किसी पे 10%, किसी पे 15%। अब तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या होता है, हम आप लोगों को बताते हैं, हमको जो अखड़ता है, हमको जो खलता है, अगर मैं राहुल गांधी होता तो संसद में इस बात को बहुत तरीके से उठाता। आप लोग जितने भी लोग इंश्योरेंस पे करते हैं, सारे इंश्योरेंस पे टैक्स, और 15 से 18% टैक्स, 18% टैक्स। अगर आपका इंश्योरेंस का रकम 2 लाख रुपए के आसपास है तो अब आगे भविष्य में क्या होगा, उस पर जो बेनिफिट होगा ना, उस पर भी टैक्स लग जाएगा। पहले ये नहीं था, ये नियम लागू हो गया कि 2 लाख से यदि अधिक प्रीमियम आप डाल रहे हो, 3 लाख 4 लाख प्रीमियम डाल रहे हो, आपको जो अमाउंट मिलेगा ना फुल एंड फाइनल, उस पर टैक्स लग जाएगा। उस दिन भी बचाने का जुगाड़ लगाओ आप। और अभी यदि आप 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भर रहे हो तो उस पर भी टैक्स लगता है, 18% शायद टैक्स उस पर देना पड़ता है। तो आप समझ लो कि 18 दूनी 36,000 रुपये तो टैक्स में डाल देते हो, या जो भी देना पड़ता है टैक्स देना पड़ता है। अरे हम अपने मरने का इंतजाम कर रहे हैं भाई, इंश्योरेंस करा रहे हैं कि मर जाएंगे तो बच्चा मेरा भूखे न मरे, उसको कुछ राहत मिल जाए, पत्नी को कुछ राहत मिल जाए, उस पर भी टैक्स लगा दिया, ठीक है ना। आप जलने के लिए जाते हो, मर गए अब जलेंगे, तो जलेंगे तो लकड़ी खरीदेंगे, उस पर भी टैक्स है। धूप अगरबत्ती खरीदेंगे उस पर भी टैक्स है, घी खरीदेंगे उस पर भी टैक्स है। अरे भाई काहे जो है सो कफन खरीदो उस पर भी टैक्स है, धोती साड़ी कुछ तो खरीदोगे ना, कहीं नहीं छोड़ा, ठीक है ना। हर तरह से वसूल ले। तो हमारा कहना है कि कोई भी आदमी, एक साधारण आदमी भी यदि 100 रुपया कमा रहा है तो सरकार उससे 25-30 रुपया साधारण आदमी से, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के टैक्स देते हैं उससे 50-55 रुपया उससे भी वसूल लेता है, ठीक है। तो आपके पास 85 रुपया तो है अपना जो आप खर्च करते हो। तो अगर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, 10-20 लोगों को काम मिल जाता है, उसको हम सैलरी दे देंगे, और उस सैलरी का आधा जो है सो आप टैक्स में काट लीजिएगा, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। अब आप लोगों को यकीन नहीं होगा
कि पहले गांव में चक्की होता था, आटा गेहूं पिसा करके लोग खाता था। अब गांव में भी आशीर्वाद आटा मिलता है, गेहूं बेच लेते हैं, आटा खरीद के खाते हैं। जबकि खुला गेहूं आपके घर में रखो, पिसवाओ, कोई टैक्स नहीं लग रहा। अरहर आपके घर में होता है, खाओ, कोई टैक्स नहीं लग रहा। लेकिन नहीं, अब वो पैकेट बंद जो है, तो दाल का पैकेट आएगा, सब चीज आप पैकेट में बंद करा लिए। गुड़ का ढेला आता था, एक बात बोलते, टीन में गुड़ आता था, कोई टैक्स नहीं था। अब उसके भी पैकेजिंग हो गए, उस पर भी टैक्स, मतलब पैकेजिंग हुआ नहीं कि टैक्स लगा। तो जो भी हमको सरकार के द्वारा प्रदत्त रुपया है, उस पर सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है, उस सब्सिडी के अगेंस्ट में उसको बहुत लाभ होता है, इसीलिए उसको सब्सिडी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो एक तो ये हो गया कि आपने गवर्नमेंट से मांग लिया पैसा। दूसरा है कि आपके पास ना वर्क ऑर्डर है। ये मेट्रो का जो है ना, एक्सीलरेटर लगाने का काम आपको मिला, आप कल से शुरू कर दो, ठीक है। पता चला जिस कंपनी को ऑर्डर मिला है उसके पास पैसा ही नहीं है। ऑर्डर तो मिल गया क्योंकि उसका अपना कागज पत्र सब ठीक ठाक था, उसको ऑर्डर मिल गया, लेकिन जो ऑर्डर देने वाली कंपनी है मेट्रो, उसको ये पता नहीं कि ये कंगाल पड़ा हुआ है। तो वर्क ऑर्डर लेकर के वो जाता है बाजार में, मार्केट में जाता है पैसा मांगने के लिए। तो वो क्या ढूंढता है? निवेशक। वो कहता है कि नहीं भैया, पार्टनर मत रहो, क्योंकि तुमको कोई काम आता है नहीं। हमारे पास वर्क ऑर्डर है, हम ये काम करेंगे, 1 करोड़ रुपए में हमको मिलेगा। 1 करोड़ में 10 लाख हमको फायदा है, तो 5 लाख तुमको दे देंगे, तुम हमको ये काम करने का पैसा दे दो। अब जब वर्क ऑर्डर है, इसका मतलब गारंटी है पैसे की, कि काम इसको मिला हुआ है। उसको निवेशक मिलता है या नहीं मिलता? कई लोगों को निवेशक मिल जाता है और कई लोगों को निवेशक नहीं मिलता है, ठीक है। तो निवेशक किसको मिलेगा? जिसके धन की दशा, लाभ की दशा और ऋण की दशा एक्टिव हुआ हो, अर्थात 11वां, दूसरा और छठा एक्टिव हुआ हो, उसको बाजार से निवेशक मिल जाएगा, ठीक है। कई बार बैंक भी, छोटे एनबीसीसी जैसे लोग बोलते हैं कि छोटे बैंक जो है आपको, जैसे बजाज फाइनेंस है, टाटा फाइनेंस, कई फाइनेंस कंपनियां हैं, सब बड़ी बड़े कंपनी अपना एक फाइनेंस कंपनी बना के रखा है। एलएनटी का भी फाइनेंस है। तो वो आपको वर्क ऑर्डर पे ऋण दे देगा, ये पकड़ो भैया, एलएनटी ने काम भी दिया, और एलएनटी के ही पास आप चले जाओ कि इतने ये वर्क ऑर्डर है, आप ही की कंपनी से है, हमको लोन दे दो, काम कर देंगे। तो वहां से आपको काम भी मिलेगी। लेकिन वो किसको मिलता है? जिसके लिए हमने बताया कि दूसरा, छठा और 11वां, ये 3 भाव एक्टिव होना चाहिए, तो उसको निवेशक मिल जाएगा। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया? तो ये भी करियर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, लोग पूछते हैं। तो कई प्रकार के प्रश्न ऐसे हैं जो करियर से जुड़ा है, आप अभी नहीं जानते हो। हमारे पास प्रश्न आते रहता है, हम नोट करते रहते हैं और उसका जवाब बनाते रहते हैं, ठीक है ना, कि हम क्लास में क्या जवाब देंगे और जो पूछने आया है उसको क्या जवाब देंगे, ठीक है। तो ये आपको हम बताते रहते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है, अब थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। सरकारी नौकरी है, रिटायर हो गए,
तो आईएएस रिटायर होता है तो गवर्नमेंट सेक्टर में उसको अगर कोई अच्छा आईएएस है, उसने अपने जीवन काल में अच्छा काम किया है, तो सरकार उसको कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेती है। समझ गए ना? आप देखे होंगे कि हमारे मोदी जी मिश्रा जी को, उतने बूढ़े आदमी को जो है ना अपना सचिव बना के रखा था, प्रधान सचिव। नाम मैं भूल रहा हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो बता दीजिए। नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा। आप समझ सकते हैं कि उनका एज 70 और वो प्रधान सचिव बन गए मोदी जी के। तो हम नौकरी कब तक कर सकते हैं? हमारे क्लास में एक बहुत चीफ इंजीनियर होकर के रिटायर हुए थे, अब वो जब से रिटायर हुए थे तब से नौकरी पर ही थे, काम ही कर रहे। ठीक है ना? 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, फिर बढ़ा देता था, फिर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, पेंशन अलग मिलता था और कॉन्ट्रैक्ट से जो पैसा होता था वो अलग मिलता था। तो ये प्रश्न भी आता है कि हम क्या 60 साल में रिटायर हो जाएंगे? और साधारण व्यक्ति रिटायर हो गया तो हो गया, वो भी सोचता है कि भगवान का नाम लो, अब कितने दिन जिंदगी भर जो है सो नौकरी करते रहेंगे, है ना? लेकिन कई लोग इनर्जेटिक होते हैं और वो चाहते हैं कि नौकरी ही नहीं कर रहे हैं, एक देश की सेवा भी हो रही है। आप कहोगे कि उसके जगह पे नए लोगों को क्यों नहीं रख लेते? अरे भाई, उसका एक्सपीरियंस है, समझ रहे हैं ना? उसकी वजह से उसको रखा गया है। अजीत डोभाल से ज्यादा पढ़ा लिखा कई आदमी है, लेकिन उसी को सुरक्षा सलाहकार क्यों रखा गया? उसके अंदर कुछ काबिलियत होगी तभी तो। ये सब बात आपको समझना है कि 60 के बाद भी हम रोजगार करेंगे, हम नौकरी करेंगे, इसकी संभावना कौन व्यक्त करेगा? यदि लाभेश और धनेश की दशा चल रही हो और वो आपको 55वें साल में लगा और पता चला कि वो 15 साल की दशा है, 16 साल की दशा गुरु की लग गई, शनि पूर्ण योगकारी है, उसकी दशा लग गई, 19 साल चलेगा, तो वो जो बढ़ गया ना ईयर, वो उस ईयर में आप काम करोगे, और नहीं कुछ काम करोगे तो अपना पैसा जो रिटायरमेंट का है ना वो मार्केट में लगा करके उसी को बढ़ाओगे। हमारे मामा जी रिटायर किए, वो वकालत शुरू कर लिए। पहले उन्होंने वकालत का कोर्स किया हुआ था, वकील भी थे, पास किए हुए थे, पीसीएस रैंक के अधिकारी थे, रिटायर हुए अपर सचिव होकर के और वकालत शुरू कर लिया। और जब तक आंख और घुटना काम करता रहा तब तक वकालत करते रहे। हमको लगता है कि वो 75 साल तक वकालत किए, 60 के बाद 15 साल तक वकालत किए। अभी 90 प्लस के हैं, अब दिखता ही नहीं, कुछ नहीं दिखाई देता, ब्लाइंड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी स्वस्थ हैं। ठीक है ना? तो अपना काम चल रहा है उनका। तो हमारा वही कहना है कि नौकरी कब तक करेंगे, इसके लिए आपको दशा के ऊपर निर्भर रहना है, और कोई बात नहीं कि नौकरी कब करेंगे, कब तक करेंगे, कोई और मददगार नहीं, कोई और बताने वाला नहीं। ठीक, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। आजकल हमारे युवाओं को ना, जब से ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं ना, सबको शौक चढ़ गया है कि हम भी पॉलिटिशियन बन जाएंगे। ठीक है ना? हम भी मोदी बन सकते हैं। ठीक है? इसका प्रश्न बहुत आता है, बहुत। हमको टिकट मिलेगा, हम जीतेंगे, पॉलिटिक्स में हमारा करियर कैसा होगा? ठीक है ना? तो पॉलिटिक्स में करियर ये ढूंढते हैं लोग। क्यों? चाय बेचते थे मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए, तो हम तो उससे अच्छे हैं,
नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, कुछ तो बन जाएंगे ना। तो मोदी जी आए हैं, सबका अलख जगा दिए हैं। अच्छा है। एक तो ये प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न आज भी है कि हमारा बेटा यूपीएससी कंप्लीट करेगा, क्रैक करेगा, हमारा बच्चा आईआईटी क्रैक करेगा। वो बीटेक बीटेक क्रैक करने की बात नहीं है, नीट क्रैक करेगा। ये तीन ऐसे हैं, नीट, आईआईटी और आईएएस या यूपीएससी, जो भी बोल दीजिए आप, इसका प्रश्न आ जाता है। अब इसमें जो चूक जाता है वही पीसीएस में चला जाता है। ठीक है। और इन दोनों में ना बहुत समानता है। क्योंकि परिश्रम से मोदी ही प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो परिश्रम से मोदी ही बन सकता है। बाकी चाय वाले की कमी नहीं है अपने देश में। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मोदी के साथ भाग्य भी था। पेट्रोल टंकी पे कितने लोग हैं जो पेट्रोल भरते हैं आपके गाड़ी में, लेकिन उसमें धीरू भाई अंबानी अकेले हैं जो रिफाइनरी के मालिक हो गए। बाकी सब आज भी पेट्रोल टंकी पे फ्यूल डाल रहे हैं। ठीक है ना। उनका तकदीर नहीं कि वो धीरू भाई अंबानी बने। तो ऐसा पत्रिका कौन सा होता है जो एक साधारण धरती पे पड़े हुए मानव से आसमान में सीढ़ी लगाने वाला मानव बन जाता है। ठीक है। आप कहेंगे कि वो उसने बहुत मेहनत तो हम भी कर रहे हैं जनाब। सुबह 10 बजे ऑफिस आते हैं, 10 बजे रात तक घर पहुंचते हैं। ठीक है। हमारे पास कहाँ उतना पैसा है जितना वो बेजान दारू वाला कमा के मर गया। अब उसका बेटा फ्री में कमा रहा है। मैं नाम लूंगा, आप लोग समझिएगा। तो दारू वाले को मतलब टाइटल था, वो दारू वारू पीता उता नहीं था, वो सब सरनेम था। ज्योतिष का कितना ज्ञान था वो भी लोग जानते थे। इन हमारे बिहार यूपी में बोलता है ना भौकाल था, तो वही भौकाल था। अभी एक मुंबई से आती है, आप लोग देखते होंगे, जय मदान। कितना ज्योतिष आता, कितना पैसा कमाते। आप लोग सर्च करो उसका मीटिंग चार्ज, सर्च करो। ठीक है ना। हम तो सोचते हो वो अपना असिस्टेंट हमको बना ले तो हम ज्यादा पैसा कमा ले, यहाँ बैठ के जो दिन भर बकते रहते हैं। ठीक है ना। एक आध हमारे भी विद्यार्थी हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, नाम नहीं बताएंगे। ठीक है ना। तो अच्छा है। तो हमारा कहना है, जी शिवानी जी बताइए क्या बोल रहे हैं। एक एक है ना, आप ही की स्टूडेंट है जो काफी फेमस है। मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन वो अभी मैरिज में भी आई थी। बहुत फेमस है वो, तो बहुत आती हैं। बहुत है ऐसे, बहुत लोग हैं, ऐसे बात हाँ, नहीं है कि लेकिन वो बहुत ज्यादा है। मुझे हाँ। नाम उनका याद नहीं आ गुरुजी रहा। भाई राखी। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। तो
हम उसको बोलते हैं कुछ टिप्स हमें भी दे दिया करो, ठीक है ना। तो वो बोलते गुरु जी आपसे नहीं होगा। गुरु का काम है तीर चलाने के लिए सिखाना, तीर चलाना नहीं, तीर तो हम चलाएंगे। आप तो द्रोणाचार्य बनो, अर्जुन तो हमें बनना है। अब बता सकते हो कि उसके इस जवाब का मेरे पास क्या जवाब होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, अच्छा है, बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, तो सबका तकदीर ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अभी बहुत लोग पढ़ाने वाले भी आ गए हैं, बाप रे बाप बाढ़ आया हुआ है, फिर भी आप लोग हमारे पास हो तो हम अपने आप को बड़ा धन्य समझते हैं कि कोई अच्छा कर्म तो मैंने भी किया होगा कि हमारे पास भी स्टूडेंट आ जाते हैं, ठीक है ना। तो तो वैसा क्या है उसके हॉरोस्कोप में। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिएगा कि तीनों त्रिकोणों का स्वामी का पोजीशन बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, लग्नेश और चंद्रमा में से कोई एक बहुत बलवान होगा। और दशा अक्ष जो है वो भी बहुत, क्या नाम कहते हैं, अनुकूल दशा और अनुकूल स्थिति वाले ग्रह की दशा चलेगी। अगर ये तीन आपको मिल गया तो फिर आप कहीं भी पहुंच सकते हो, ठीक है, कहीं भी पहुंच सकते हो। और अगर इस तीन में से कोई एक कमी रह गई तो आप नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। कहा जाता है कि पत्रिका में आगे मैं लिखाऊंगा कि कम से कम 2 3 4 ग्रह स्वराशि या उच्च राशि के हो जाएं, अगर नेतागिरी में जाना है, पॉलिटिक्स में जाना है, तो चतुर्थ स्थान और शनि का ध्यान रखना है। और बड़े ऑफिसर बनने हैं, नीट क्रैक करना है, आईआईटी क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, तो दशम स्थान और सूर्य का बड़ा महत्व है। बाद में आप सब्जेक्ट क्या रखोगे ये मैटर अलग है, ठीक है ना। तो इस बात को मृत्युंजय पाठक जी म्यूट कर लीजिए। इस बात का ध्यान जो है सो आप लोगों को रखना है, ठीक है ना। तो हम अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे, इसमें जो थोड़ा बहुत कमी रह गया उसको कुछ लिख, वारा मिहिर के कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखा देंगे। और उसके बाद एक असफल प्रयास करेंगे कि हम क्या काम कर सकते हैं। और तीसरा, शेयर बाजार में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी प्रश्न आता है, ठीक है ना। तब हमारा 10वां कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तब फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब आप लोगों के मन में यदि प्रश्न आ रहा हो तो आप लोग पूछें। जी मीनाक्षी जी बोलिए। सर नमस्कार। पहले तो वो जो
हम ज्योतिष के टीचर बन सकते हैं कि नहीं, इसका क्या कॉम्बिनेशन होगा ये जानना चाहते हैं। अच्छा, उसके लिए भी बता देंगे, कोई बात ये सब जरूर बताइएगा। एक हाँ। आपने पिछली बार बोला था कुंडली देख लेंगे, ये जो विदेश में जाते हैं ना, वो एक कुंडली दिखानी थी, अगर आप अभी लेंगे तो देख लीजिए। ले ही लेंगे, प्रश्न ले लेते हैं। आपको बोला ये भी होगा कि आप पहले ही बता दीजिएगा, बाद में मत बताइएगा, बाद में जी सर। हमारा समय फंसता है। ठीक है ना, चलिए कोशिश हम्म, करते हैं लेने का। इतने ठीक हाथ है सर। खड़े हो जाते हैं कि प्रश्न का उत्तर देना भी। हितेश गौर जी बोलिए। सर ये जो नीट आईआईटी यूपीएससी का बताया है 10th का और सूर्य का, इसमें सर 6th हाउस का कोई रोल नहीं होता जो हमारे कंपटीशन का भाव है? वो तो त्रिकोण है भाई, 10th का त्रिकोण है, आप कैसे छोड़ देंगे? अच्छा, ठीक बात है। अच्छा सर, एक और चीज कंफ्यूजन था, जो हमारा हम दसम का जो त्रिकोण लेके करते हैं भाई, दशम में बैठा ग्रह या देखने वाला ग्रह या उसके स्वामी, ऐसी सेम सेकंड का और छठे का। अब सर इतने सारे प्लेनेट हो जाते हैं कि उसमें ये दिक्कत होती है कि क्या उसमें बताया जाए, क्योंकि किसी ना किसी की जब नजर है। आपसे जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ना, उस समय इतने सारे नहीं प्लानेट होंगे। उसमें महादशा, अंतर और प्रत्यंतर तीन ही प्लानेट हो सकते। ठीक है ना, हम्म। तो आप उसमें निकाल लेंगे चुनाव, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। उज्ज्वला गायकवाड़। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। सर, घर का बिजनेस है, लेकिन दो भाई, मेरे ही भाई हैं। तो एक की चंद्र राशि कर्क है और दूसरे की चंद्र राशि वृषभ है। लेकिन आपस में नहीं पटती उनकी, लेकिन वो अलग भी नहीं हो पाते। घर तो का ये हम बिजनेस है, पार्टनर। इसीलिए इसीलिए बिजनेस से अलग नहीं हो पाते। बाहर का बिजनेस होता तो अलग हो गए होते। ठीक है ना। हाँ। तो घर का बिजनेस है तो पैतृक व्यवसाय को चलाने के लिए हम लोगों को कई बार आंख बंद करके आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। अब है क्या कि 10वें सेकेंड हाउस में है कि सूर्य के साथ है या मंगल के साथ है, तो ये मायने रखेगा कि और कोई कारण होगा ना जिसकी वजह से अलग नहीं होते और साथ ही काम करते हैं। ठीक है ना। हाँ सर, धन्यवाद सर। जितेंद्र जी। एक कुंडली थी सर, विदेश में पढ़ाई और नौकरी से संबंधित। तो पिछले क्लास में बात हुई थी, लगा कर देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। शालिनी। सर मेरा सोल्यूशन हो गया बात से। चलो ठीक। आशुतोष मिश्रा जी। जी जॉब का जो आपने बताया कि जॉब का परिवर्तन जो है वो दशाओं में कैसे देखा, मतलब किस घर पहला पहला कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और उसके बाद दूसरे जॉब में कन्वर्ट होता है या व्यवसाय में कन्वर्ट होता है, इसके लिए कैसे देखा जाएगा? कोई कुंडली के तीसरे, माध्यम से अगर आगे कुंडली के माध्यम से बताएंगे, अभी तत्काल समझिएगा। तीसरे, छठे, 8वें और 11वें में बैठे ग्रह, उसको देखने वाले ग्रह या उसके स्वामी की अंतर्दशाओं में हमें परिवर्तन प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो आपका यदि तीसरा और आपका यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उस समय जाकर के देखिए कि कौन सा ग्रह चल रहा था। नहीं हुआ है तो जिसका भी हुआ है उसका देखिए, हमको समय मिलेगा हम उसको ले लेंगे। आपको कहते हैं आप खुद कुंडली दीजिए, हमसे कुंडली मत लीजिए। ठीक है। सुचिंता चटर्जी। गुरुजी, एक प्रश्न तो हितेश जी ने कर लिया है और एक प्रश्न ये सब्जेक्ट के अलग है। गुरुजी, ऐसे जो बहुत लोग जल्दबाजी करता है अपनी काम के जगह में, कभी कभी पैसा भी खर्च हो जाता है, उसको कैसे देखे एक चार्ट चार्ट से? चर राशि दशम में होगा और चंद्रमा दशम में हो, चंद्रमा के दशम के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव हो। ठीक है ना। तो ये सब जो है सो बहुत जल्द, मंगल का प्रभाव हो,
तो ये सब बहुत जल्दबाजी करवाता है, एक साथ एक नहीं दो काम भी शुरू कर लेगा और हमेशा जल्दी जल्दी में रहेगा, ठीक है ना। चंद्रमा के दशम के ऊपर अष्टम का प्रभाव हो, तो ये सब हमको देख करके चलना है, ठीक है ना। धन्यवाद चलिए, गुरु। अंकित नारायण। राधे राधे सर। राधे राधे। गुरुजी ये भावत भावम के सिद्धांत के हिसाब से दसम से अगर दसम देखते हैं तो सप्तम भाव आ जाएगा, जी फिर हाँ। वहां से भी अगर त्रिकोण देखते हैं तो थर्ड हाउस और 11th हाउस बन जाएगा, तो वहां से भी इस तरह से त्रिकोण देख सकते हैं क्या? हाँ भाई, 100% देख सकते हैं। इसीलिए दसम से दसम, सप्तम से दैनिक कर्म की बात होती है। आप याद दिलाइएगा कि गुरुजी थोड़ा सा दसम से दसम अगर मैंने सप्तम में नहीं पढ़ाया है तो आप लोग हमको याद दिला दीजिएगा। इसको व्यवसाय के लिए क्यों ज्यादा देखते हैं, ठीक है। और भावत भावम तो बोल ही दीजिएगा तो हम आगे आपको समझा देंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। और एक और क्वेश्चन ये था कि लग्नेश या मून बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो इसमें सन क्यों नहीं है, सूर्य क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट किस जॉब है किस ये चीज जो के लिए? हमने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट के लिए सूर्य और दशम होना चाहिए। नहीं, जो आपने अभी बताया था ना, त्रिकोणों की पोजीशन स्ट्रांग होनी चाहिए, त्रिकोण के लग्नेश या पोजीशन मून। के बाद लग्न का पोजीशन बताया, उसके बाद हमने बताया कि अगर आपको नेतागिरी राजनीति की बात करनी है तो चतुर्थ शनि, और यदि यूपीएससी और नीट वगैरह का करना है तो सूर्य और दशम, ये बताया ना। दसम, हाँ। तो सूर्य तो लेकिन आ ही गया। लेकिन नेतागिरी में भी जो गवर्नमेंट जॉब ही लग गया ना, अगर विधायक बना तो, वो एमपी उसके बना लिए तो। अलग से पढ़ाएंगे आपको। आज तो मैंने चर्चा करके छोड़ दिया है, अभी अच्छा, उसको अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है सर। और एक मैं ये फल दीपिका में पढ़ रहा था, उसमें 368 पेज में बता रहे हैं कि अगर बृहस्पति की दृष्टि नहीं हो तो शुभ होगा, ऐसा क्यों लिखा गया है? मैं देख लूंगा, अगले क्लास में देख लूंगा। 360 पेज आप हमको यस सर। दिखा दीजिएगा। यदि मेष लग्न हो और सूर्य शुक्र लग्न में हो किंतु उन पर बृहस्पति की दृष्टि ना हो तो शुक्र योगप्रद होगा। मतलब शुक्र और बृहस्पति का कई जगह पर मैंने ये आपसी वो मेष देखा लग्न है। में, अरे ऐसा नहीं, मेष लग्न में यहाँ कहने का मतलब है कि शुक्र वैसे सूर्य के साथ है तो कंट्राडिक्शन है। सूर्य के साथ होने पर शुक्र अशुभ हो जाएगा। तो वो जो गुरु की दृष्टि बोला जा रहा है वो इसलिए बोला जा रहा है कि अगर शुक्र है वहां और शुक्र को गुरु की दृष्टि चली जाएगी तो केंद्राधिपत्य दोष और अधिक हो जाएगा, इसीलिए ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। और हम शुक्र अकेला हो तो मानते हैं, सूर्य के होने पर नहीं मानते, नहीं मानते हैं, हाँ। ठीक है ना। ठीक। चलिए, मीनाक्षी जी, आप 1 मिनट रुकिए। बताओ सर। 1 मिनट रुक जाइए, वो खुल रहा है थोड़ा। ठीक है, तब तक सर वो कॉम्बिनेशन बता दीजिए ना, टीचर वाला, ज्योतिष का टीचर बनने वाला। आया, आपको शेयर हुआ? जी जी जी, दिख रहा है जी सर। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, मेल 15 फीमेल। न मेल, बोलिए, 15 नवंबर 1985। टाइम बोलिए। शाम को 6:15, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। प्रश्न बोलिए। ये 2 साल पहले गए थे फॉरेन। इनका ये मार्च का दशा शुरू हुआ है
और अब जो इनका वहां पे काम था वो ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं, मतलब ये और इनके बॉस दो जने ही गए थे। तो अब बॉस तो वापस आ गया है, कंपनी बोल रही है काम बंद करेगी। अ, उधर गए थे यूएई में, अबू धाबी में। अब ये वहां पे दूसरी नौकरी भी खोज रहे हैं क्योंकि ये वापस इंडिया नहीं आना चाहते। तो इनको ये लगा हुआ है कि ट्राई भी कर रहे हैं वहां पे, और नहीं तो जैसे सितंबर में इनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो वापस भी आना पड़ जाएगा। तो अच्छा हाइक वाइक मिला था जाने के समय तो। अब प्रश्न यही है कि वहां पे दूसरी नौकरी लग जाएगी कि वापस आना पड़ेगा, क्योंकि बीवी बच्चे को भी ले गए हैं, बच्चे का एडमिशन भी वहां पे करा दिए हैं सब। ये तो पूरे मतलब पॉजिटिव थे कि वहीं पे रहेंगे, पर अब थोड़ा सिचुएशन अलग ही हो गया है। अभी देख लीजिए, मैंने पहले बताया 8वें की दशा, तो 8वें में बैठे चंद्रमा की तो दशा नहीं है, मंगल हम्म 12वां और ये गुरु 8वें का लॉर्ड है, ठीक है ना। और हम्म मंगल में गुरु की दशा अक्टूबर 2024 से आई है, और हमको हम्म उम्मीद है कि इस दशाओं में इनको नौकरी मिल सकता है। तो संभावना है कि वो यूएई में रह जाए, इसकी संभावना है, ठीक है ना। ठीक। बाकी आगे ईश्वर की मर्जी। क्यों? क्योंकि अगर नहीं मिलना होता तो ये अष्टमेश गुरु की दशा ही क्यों मिलती, ठीक है ना। हम्म तो ठीक। इसीलिए हमको उम्मीद है कि मिल जाना चाहिए, बाकी ईश्वर की मर्जी। ठीक है जितेंद्र सर। जी बताइए क्या प्रश्न है। एक कुंडली लगानी थी सर। बताइए, मेल फीमेल? ये फीमेल। बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 25 मार्च 2004। टाइम बोलिए। 7:35 सुबह। जन्म स्थान बोलिए। जन्म स्थान है छपरा, बिहार। बताइए। इसमें क्वेश्चन है, एक तो इनकी जून में राहु की दशा आनी है। ये सेकेंड ईयर बीटेक की स्टूडेंट है, ये फॉरेन स्टडी के लिए ट्राई कर रही हैं। क्या इनको भेजना चाहिए? किसी का क्वेश्चन है कि क्या वहाँ पे पढ़ के सेटल हो सकती हैं, या नौकरी हो सकती है वहाँ पे, पढ़ाई हो सकती है या नहीं हो सकती। देखिए, द्वादशेश का परिवर्तन पंचम से है। ये पंचम में गुरु बैठा और द्वादश में सूर्य बैठा, और बुध भी सूर्य के साथ है। ये विदेश पढ़ाई के लिए जा सकती है, इतना तो पहले हम कहेंगे, ठीक है ना। बाद में सेटल वेटल की बात होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ तो है, इसके ऊपर नहीं है। गुरु का संबंध इससे होना चाहिए था, लेकिन ये शनि का संबंध इससे है, ठीक है ना। तो ये बात की बात है, लेकिन पढ़ाई के लिए जाना चाहिए, इतना कहेंगे। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तब आप देखिएगा कि क्या रिजल्ट आता है। पढ़ाई के लिए तो इसको जाना चाहिए। थैंक यू ठीक सर। है। शिवानी जग्गी जी बोलिए। सर एक कुंडली है, सिर्फ उसमें मुझे यही क्वेश्चन है कि वो इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि वो अभी कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है। तो एक डेट ऑफ मुझे बर्थ बताइए। 27 मई 2006। टाइम बताइए। सुबह 10:06 दिल्ली। सर ये तो अलग बन रही है। बन गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सॉरी। बताइए। सर मतलब उनका जैसे अभी आपने बोला कि मतलब 10th हाउस प्लस सूर्य। तो सर उसका क्वेश्चन ये है कि वो इंजीनियरिंग के एग्जाम दे रहा है, तो इस बार उसका सिलेक्शन होगा और उसके लिए इंजीनियरिंग सही रहेगी। नहीं, वो आगे जाकर के मैनेजमेंट कर लेगा फाइनेंस वाइनेंस में, ठीक है ना।
इंजीनियरिंग तो कर लेगा वो, उसमें दो दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन जी। आगे जा करके वो इंजीनियरिंग पर डिपेंड नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे उसके दशा में गुरु आएगा, तो ओके। गुरु आएगा तो वो हार्डकोर इंजीनियर नहीं रहेगा, वो मैनेजमेंट में जाएगा। और हमको लगता है कि फाइनेंस वगैरह के साइड से या अ, कुछ इंटरनेशनल मैनेजमेंट वगैरह होता होगा तो वो सब करने का प्रयास करेगा, तो ठीक है ना। गुरुजी एक चीज बताइए, जैसे आपने इसे बोला 10th हाउस प्लस सूर्य, मतलब मेरा मतलब एक 10th आंसर नहीं हाउस भी अच्छा है हाँ और जी। सूर्य भी अच्छा है। ओके। 10th हाउस का लॉर्ड मंगल आप देख लीजिए, लोग बोलेंगे ना शनि के साथ है, ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। राहु से दृष्ट है, लेकिन बिल्कुल। ये बलवान भी है, ठीक है ना। कर्क ओके। राशि में नीच का है, तो अब ये तो हम तो नहीं बोलते, लेकिन लोग यही बोलेंगे। लेकिन ये बहुत लॉजिकल पर्सन है, अगर ये ध्यान दे दिया तो ये कुछ भी कर लेगा। लेकिन हम्म। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कितना देर कंसंट्रेट रहेगा, ये सोचने वाली बात। हम्म। इसको बिठा करके पढ़ाइए, अगर इसके पीछे लग गए तो ये कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर लेगा। जिद्दी बहुत है। हाँ, वो, और अगर ये ऐसे रहा तो इंटेलिजेंट कहलाएगा, कुछ क्रैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इंटेलिजेंट है, अगर ये ध्यान दे दिया तो कोई भी कंपटीशन सक्सेस करेगा, क्योंकि लग्न में शनि शनि मंगल दोनों है, सूर्य एकादश स्थान में है, बहुत मजबूत स्थिति में है। तो अगर ध्यान दिया तो क्रैक कर जाएगा, और अगर ध्यान नहीं दिया तो कुछ नहीं करेगा, फिर तो तो जैसे सबका जीवन चलता है वैसे चलेगा। तो हमें जैसे अगर किसी का भी चार्ट उठाना है इंजीनियरिंग के लिए, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम उसे पहले 10th हाउस उसका करियर का जैसे आपने बताया था, और वो उठाएंगे और फिर सूर्य की पोजीशन देखेंगे फिर। सूर्य का पोजीशन, शनि का पोजीशन, मंगल का पोजीशन, बुध का पोजीशन, ये चारों ग्रहों का पोजीशन तो देखना ही चाहिए। अच्छा। आने वाली दशा, हमने पिछले पत्रिका में क्यों कहा कि गुरु आने वाला है, अगर वहां मंगल सूर्य, ये सूर्य मंगल आने वाला होता, राहु आने वाला, राहु की चल ही रही है इसीलिए वो पहले इंजीनियरिंग ही करेगा, हम्म। आगे गुरु की दशा आ रही है तो वो गुरु की दशा की तरह काम कर लेगा, हम्म। तो उसके लिए उसको फिर से मैनेजमेंट वगैरह करना पड़ेगा। तो आगे दशा क्या आ रही है वो भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो दशा के ऊपर भी डिपेंड करता है, और पहले हमने कहा कि लड़का ये इंटेलिजेंट है, अगर ये पढ़ लेगा तो कुछ भी क्रैक कर लेगा, और नहीं ध्यान देगा तो इंटेलिजेंट कहलाएगा, जीवन में सक्सेस रहेगा, ये ऐसा कोई करता है दिक्कत नहीं है। गुरुजी कि इसको पता है कि मेरा लॉजिक, अगर मेरा मतलब ये चीज मुझे करनी है तो बस वही चीज करेगा। आप अगर बोल दो तो कुछ नहीं करेगा, अगर इसने अपने दिमाग में एक चीज रख ली है ना कि मुझे ऐसा करना है तो मुझे ऐसे ही करेगा। ना ना, अभी 2006 का बालक है, थोड़ा देर बोलो बैठो पढ़ो यार, ठीक है, उसको बिठा के पढ़ाओ अभी भी, ऐसे और जातक को बिठा करके पढ़ाने का लाभ होता है। एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ गुरुजी, जैसे कि मेरी बेटी अभी एमबीबीएस कर रही है, और हम्म, लेकिन उसको गवर्नमेंट में नहीं मिल पाया था क्योंकि 6th हाउस में उसका जो है बैठा हुआ है, तुला में सूर्य बैठा हुआ है। कोई तो बात। क्या कुछ रेमेडी करके है, या फिर आगे हम लोग ऐसे उसमें देखते हैं? तो आपने प्राइवेट कॉलेज में कराया हुआ है? हाँ, क्योंकि उसका दिल्ली का कोटा था और दिल्ली के कोटे में 650 ऐसे मार्क्स चाहिए होते हैं जो नहीं मिल रहे थे, ऑल इंडिया रैंक में भी नहीं आ रहा था। तो तो उसका आप अभी यही कहाँ कराए? ये मणिपाल माही है ना, उसका मैंगलोर में जो कॉलेज है वहां पे करवाया है। अब तो उसका नैनीताल में तो बड़ा पैसा लेता है। हाँ गुरुजी, लगा क्योंकि वो 2-3 साल में कोरोना स्टार्ट हो गया था 12th के बाद, और वो मतलब जिद नहीं छोड़ रही थी। वो रूम में आ जाती थी और सारा सारा टाइम पढ़ती रहती थी, तो हमें ये था कि कहीं ये डिप्रेशन में ही ना चली जाए, ये मतलब उसने कहा था करनी है तो एमबीबीएस करनी है, नहीं तो मुझे कुछ नहीं करना। कितना लगा, 1 आध करोड़ से तो ऊपर लगा होगा। गुरुजी 80 तो वो है ही उनका हॉस्टल का मिला के, और साथ में जो है ऊपर का आप समझ लीजिए, अगर बैंक से भी लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट भी है, और बच्चे का अपना खर्चा तो होता ही है। तो तभी अब ये टेंशन ये है कि आगे जो अब नीट का फिर से उसने एग्जाम देना है भाई एमडी के लिए, तो उसमें तो चाहिए, और सूर्य उसका 6th हाउस में है। देख लेंगे एक दिन, किसी दिन देख, ठीक है।
चलिए जी, हितेश जी कोई प्रश्न रखे हैं? सर वैसे आप लेट हो गए हैं काफी, बट एक चार्ट अगर देख सकते हो तो देख दीजिएगा अब सर। अगले क्लास में दिखा लीजिए। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है, ओके। चलिए, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते गुरु। नमस्ते गुरु जी।